यही निकल कर आती है कि जितनी भी छानबीन यहाँ पर जितने भी मुकदमे अब तक यहाँ पर ईडी ने विपक्ष के नेताओं पर किए हैं उसमें से कई सारे ऐसे हैं जिनमें अब तक चार्जशीट नहीं दायर किए। इसके अलावा तो यहाँ पर एक सीधे एकदम शुरुआत से ही सवाल खड़ा होता है क्योंकि वैभव गहलोत पर ईडी की कार्रवाई, वैभव गहलोत को ईडी का समन उस दिन जारी हुआ जब राज्य में राजस्थान में आचार संहिता लागू हो चुकी थी। अब उसको तोड़ने का जो है वो सिलसिला अभी शुरू हो चुका है क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और कहीं ना कहीं बीजेपी को ये उम्मीद है कि केजरीवाल जो है बीजेपी से गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो इंडिया गठबंधन से अपना जो हिस्सा है वो हट जाते हैं, अगर इंडिया गठबंधन से नाता तोड़ लेते हैं तो इसमें भी बहुत बड़ा फायदा जो है वो बीजेपी को लगेगा। और ये तो तमाम और राज्यों में भी जा सकते हैं। अशोक गहलोत के बेटे हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। यहाँ पर टीएमसी की बात करें, अभिषेक बनर्जी की बात करें तो उनको भी ईडी का समन पहुँच जाता है। महुआ मोहित्रा सीबीआई की कार्यवाही में आ जाती हैं। यहाँ पर कई और आप बिहार में चले जाइए, वहाँ भी आपको कार्यवाही देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने पहले भी ये बात कही थी कि जहाँ जहाँ विपक्षी पार्टियाँ हैं सिर्फ वहीं शिकंजा कसता है, वहीं ईडी सीबीआई पहुँचती है। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। दर्शकों, सबसे पहले आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब शुरुआत करते हैं हमारे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा की। यहाँ पर आपको बता दें कि सियासी पंचनामा में आज हम बात करने वाले हैं विधानसभा चुनाव की। दरअसल आपको बता दें 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव 7 नवंबर से शुरू हो चुके हैं और अब 17 नवंबर को वोटिंग है मध्य प्रदेश में और यहां पर छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान है। ऐसे में सवाल लगातार ये उठ रहा है कि 5 राज्यों के चुनाव में इस बार आखिरकार जीत किसकी होने वाली है। और इससे बड़ा सवाल, जिस तरह से तमाम विधानसभा चुनाव जिन राज्यों में है वहां पर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई जिस तरह से देखने के लिए मिल रही है, क्या वाकई में चुनाव के चलते ही ईडी इन राज्यों में अपनी फुर्ती दिखाती हुई नजर आ रही है या फिर यहां पर विपक्ष जानबूझकर अपनी हार पर लीपापोती करने के लिए सरकारी जांच एजेंसियों पर ठीकरा फोड़ता हुआ नजर आ रहा है। इन्हीं तमाम सवालों को समझने की कोशिश आज अपने न्यूज रूम में मौजूद तमाम सहयोगियों से करेंगे कि आखिरकार उनकी इन मुद्दों को लेकर क्या कुछ राय है। यहाँ पर मेरे साथ सबसे पहले मेरे सहयोगी अक्षय मौजूद हैं। अक्षय, सबसे पहले तो आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ पर देखिए, जिस तरीके से अगर हम बात करें, देखने के लिए मिल रहा है कि कहीं ना कहीं 5 राज्य बहुत मायने रखते हैं और इन्हें सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है लोकसभा चुनाव के लिए। और ऐसे में विपक्ष का बार बार ये कहना कि सरकारी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल केंद्र सरकार इसलिए कर रही है क्योंकि वो जानती है कि इन 5 राज्यों में उनकी हार तय है। राजस्थान के मुख्यमंत्री के बेटे के खिलाफ ईडी की कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को भी ईडी और आईटी डिपार्टमेंट सीधे सीधे घेरता हुआ नजर आ रहा है। तेलंगाना में भी हमने ऐसा ही देखा। तो जिस तरीके से जहां जहां पर विपक्ष इस वक्त सत्ता में है, क्या इसीलिए ईडी वहां पर छापेमारी करती हुई नजर आ रही है? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं ईडी की जो जांच की प्रक्रिया है उससे सवाल खड़े हो रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ यही निकल कर आती है कि जितनी भी छानबीन यहाँ पर जितने भी मुकदमे अब तक यहाँ पर ईडी ने विपक्ष के नेताओं पर किए हैं उसमें से कई सारे ऐसे हैं जिनमें अब तक चार्जशीट नहीं दायर किए। इसके अलावा जो यहाँ पर समय चक्र है, जो यहाँ पर ईडी का समय चक्र है यहाँ पर जाँच का, वो चीज़ भी कहीं ना कहीं देखने की और गौर करने की ज़रूरत है क्योंकि जिस तरह से यहाँ कार्रवाई चल रही है और ये चीज़ भुनाई नहीं जा सकती क्योंकि यहाँ पर अब चुनाव आ चुके हैं 5 राज्यों के, लोकसभा चुनाव में नज़दीक है। इसके अलावा जिस तरह आपने यहाँ पर वैभव गहलोत का जिक्र किया तो यहाँ पर एक सीधे एकदम शुरुआत से ही सवाल खड़ा होता है क्योंकि वैभव गहलोत पर ईडी की कार्रवाई, वैभव गहलोत को ईडी का समन उस दिन जारी हुआ जब राज्य में राजस्थान में आचार संहिता लागू हो चुकी थी। तो कई चीज़ें हैं जो यहाँ पर सवाल खड़ी करती है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो कहीं ना कहीं यहाँ पर ईडी का पक्ष, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से उस पर सवाल लगते, कुछ चीज़ें यहाँ पर विपक्ष पर भी कहीं ना कहीं सवाल आते हैं क्योंकि जिस तरह से अगर वैभव गहलोत की ही बात करें तो वैभव गहलोत ने जब ईडी का समन उन्हें मिला तो उसके बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। उसमें उन्होंने कहा कि 12 साल पहले चुनाव के दौरान भी हमें ईडी का समन मिला था, हम डटकर सामना पहले भी किए थे और अब भी हम करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर 12 साल का अगर उन्होंने जिक्र किया तो 12 साल पहले तो केंद्र में यूपीए की सरकार थी और किस चुनाव की बात कर रहे हैं, 12 साल पहले के राजस्थान में चुनाव थे। तो कुछ चीज़ें रही हैं ऐसी जो कहीं ना कहीं विपक्ष पर भी सवाल खड़े करें, लेकिन जो प्रक्रिया यहाँ पर रही है, जो यहाँ पर पूरा क्रम यहाँ ईडी का रहा है, उससे ईडी पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
वाकई में देखिए यहाँ पर जिस तरीके से साफ तौर पर अक्षय ने कहा कि विपक्ष जो बार बार जांच एजेंसियों को लेकर अपना बयान देता हुआ नजर आ रहा है, उससे नकारा नहीं जा सकता। वाकई में अगर ईडी की कार्रवाई इतनी ज्यादा यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है तो उसकी कोई ना कोई वजह तो है। लेकिन यहाँ पर मेरे सहयोगी शिराज हैं। शिराज, सबसे पहले आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए यहाँ पर अगर बात करें जिस तरीके से 5 राज्यों के चुनाव हैं और कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी इस वक्त बुरी तरह से कहीं ना कहीं ईडी के शिकंजे में घिरी हुई है। ऐसे में चलिए माना जा सकता है कि अगर कांग्रेस पर 5 राज्यों को लेकर के टारगेट किया जा रहा है, बीजेपी ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी का क्या? आम आदमी पार्टी चुनाव में जरूर उतर रही है, लेकिन अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में अभी चुनाव में वक्त है। लेकिन क्या जो यहाँ पर बार बार आम आदमी पार्टी कह रही है कि हार को समझ चुकी है बीजेपी और इसीलिए यहाँ पर ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है आम आदमी पार्टी को कमजोर करने के लिए, मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी तक की यहाँ पर बात की जा रही है, तो किस तरह से इसे देख रहे हैं? क्या वाकई में अब इतना ज्यादा डर केंद्र सरकार के अंदर या बीजेपी के अंदर बन चुका है कि ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करने पर अब उतर चुकी है बीजेपी? जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम पिछली कार्रवाई को देखें, सीबी और ईडीआई लगातार जो है सीबीआई और ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। कहीं ना कहीं ये विपक्ष के नेता जिस तरीके से भूपेश बघेल पर और जो वैभव गहलोत हैं, अशोक गहलोत के बेटे, उनके ऊपर जो जिस तरीके से कार्रवाई हुई, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ये राजनीति से प्रेरित ये कार्रवाई है। और हम बात तो करें विधानसभा चुनाव का, इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लोकसभा चुनाव है, जैसे इंडिया गठबंधन बना है, कहीं ना कहीं अब उसको तोड़ने का जो है वो सिलसिला अभी शुरू हो चुका है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। और कहीं ना कहीं बीजेपी को ये उम्मीद है कि केजरीवाल जो है बीजेपी से गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो इंडिया गठबंधन से अपना जो हिस्सा है वो हट जाते हैं, अगर इंडिया गठबंधन से नाता तोड़ लेते हैं, तो इसमें भी बहुत बड़ा फ़ायदा जो है वो बीजेपी को लगेगा। और ये जो चुनाव है, ये सारी रणनीति है, कहीं ना कहीं ये एक सेमीफाइनल के तौर पे देखी जा रही है, क्योंकि मेन मुद्दा जो है देश की सत्ता पे जो है कौन बैठेगा, इसका मेन मुद्दा है। जो विधानसभा चुनाव है ये तो सेमीफाइनल है। वाकई में देखिए यहाँ पर जिस तरीके से साफ तौर पर शिराज ने कहा कि यहाँ पर विधानसभा चुनाव का तो मुद्दा सेमीफाइनल है और उससे पहले अरविंद केजरीवाल की लगभग गिरफ्तारी यहाँ पर तय मानी जा रही है। यहाँ पर मेरे साथ नाजमीन है। नाजमीन, बहुत सुंदर लग रही है आप सबसे पहले तो, और आपको भी दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। देखिए यहाँ पर अगर बात करें नाजमीन, जिस तरीके से अभी शिराज ने कहा कि अरविंद केजरीवाल पर इसीलिए यहाँ पर शिकंजा कसा जा रहा है क्योंकि चुनाव है। राघव चड्ढा ने अभी हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने बाकायदा एक लिस्ट दिखाई थी और कहा था कि लोकसभा चुनाव आते आते केजरीवाल की गिरफ्तारी से तमाम राज्यों के जितने भी बड़े चेहरे हैं उन्हें जेल में डालने का काम जो है वो जांच एजेंसियों के द्वारा बीजेपी करने वाली है। तो क्या वाकई में माना जाए कि विधानसभा चुनाव खत्म होने से पहले अरविंद केजरीवाल की अगर गिरफ्तारी हो जाती है तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी और भी कई बड़े नेता इस लिस्ट में अब आने वाले हैं? जी बिल्कुल, इसमें कोई दोहराए नहीं है, क्योंकि जैसे कि दिल्ली में देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के किन दिग्गज नेताओं को जेल में डाला गया है। उसके बाद आप तमाम और राज्यों में भी जा सकते हैं। अशोक गहलोत के बेटे हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। यहाँ पर टीएमसी की बात करें, अभिषेक बनर्जी की बात करें तो उनको भी ईडी का समन पहुँच जाता है। महुआ मोहित्रा सीबीआई की कार्यवाही में आ जाती हैं। यहाँ पर कई और आप बिहार में चले जाइए, वहाँ भी आपको कार्यवाही देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने पहले भी ये बात कही थी कि जहाँ जहाँ विपक्षी पार्टियाँ हैं सिर्फ वहीं शिकंजा कसता है, वहीं ईडी सीबीआई पहुँचती हैं। जहाँ पर केंद्र सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ चाहे कितने भी घोटाले मिल जाए वहाँ तक ईडी सीबीआई नहीं पहुँचेगी। और विपक्ष की तरफ से एक और बड़ी बात कही गई थी कि ये जो सरकारी एजेंसियां हैं ये केंद्र सरकार की तरफ से यानी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव प्रचार करने के लिए उतरी हैं। यानी कि उनका मकसद ही यही है कि आपको उन राज्यों में जाना है जहां विपक्षी पार्टी की सरकार है और वहां पर जाकर आपको कोई भी घोटाले का जिक्र करना है, कोई भी आरोप लगाना है और उसके बाद यहाँ पर सबूत मिले ना मिले गिरफ्तारी तो तय करवानी है। तो ये विपक्षी पार्टियों का जो दावा है वो कहीं ना कहीं ये भी सच साबित होता है कि सिर्फ चुनाव के दौरान ही ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। वाकई में देखिए यहाँ पर जिस तरीके से नाजमीन ने भी अपने बयान में साफ तौर पर कहा कि ईडी सीबीआई की कार्रवाई चाहे यहाँ पर कितनी भी कह सकते हैं लाजमी हो, ज़रूरी हो, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष बार बार कह रहा है कि जहाँ एक और उन्हें अपने बड़े नेताओं को जेल जाने से वो रोक नहीं पा रहे हैं, स्टार प्रचार के लिए जेल से ही नेताओं को प्रचार करवाना पड़ रहा है, तो ऐसे में बीजेपी को तो उसकी भी कमी नहीं है क्योंकि ईडी सीबीआई ही उनका प्रचार करती हुई नजर आ रही है विपक्ष को गिरफ्तार करते हुए।
और अब ऐसे में देखना होगा कि क्या वाकई में विधानसभा चुनाव खत्म होते होते मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, अशोक गहलोत और यहां पर भूपेश बघेल के बाद अब आखिरकार और कौन-कौन से नेताओं पर ईडी, सीबीआई या तमाम जांच एजेंसियों की कार्रवाई देखने के लिए मिलती है। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।